नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनवजीत कौर। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर हारी हुई है। वहीं इस बड़ी हार को लेकर कांग्रेस के दिल्ली आला कमान ने मध्य प्रदेश में नेताओं को बुलाया, जहां बैठक में हार को लेकर समीक्षा की, जिस पर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। दिल्ली में आयोजित बैठक में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, मीनाक्षी नटराजन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि इस बैठक में हार को लेकर समीक्षा की गई, साथ ही चुनाव से पहले दल बदल की स्थिति को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई। छिंदवाड़ा जैसी सीट, जो कि कमलनाथ का गढ़ मानी जाती थी, वहां सभी कांग्रेस उम्मीदवार नकुलनाथ अपना चुनाव हार गए हैं। ऐसे में परिणाम देखकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खराब परफॉर्मेंस की जांच की जाएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया के सवालों का जवाब देते जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फैसला लिया गया है कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है, उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की जांच की जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राजनीतिक नेता। बदल होता है, अगर परिणाम अच्छे नहीं आए तो आप क्या लगता है कि जैसे संगठन में फिर बदल होना चाहिए? परिणाम ठीक नहीं आया अभी। देखिए, ये तो केंद्र हाईकमांड तय करेगा कि चेंज करे ना करे, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। आप सीनियर लीडर होने के नाते आप क्या कहेंगे? भाई, मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी 2013 में, मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, इस्तीफा दे दिया था। जी आगे आने वाले समय भी लोगों को सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। सर एक आखिरी सवाल। 2 रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश में बने हैं। सबसे ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस से बीजेपी में गए और दूसरा 29 की 29 हार गए। मैंने पहले कह दिया कि बहुत दुर्भाग्य है जी कि कांग्रेस में इस तरह की हार कभी नहीं होती। मेरे पिताजी के समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 40 की 40 लोकसभा सीटें आई थी। आज दुर्भाग्य है कि हम लोग ये समय आ गया कि 29 के 29 और 11 में वहाँ मान ली जाए तो 10 वहाँ भी चली गई, एक ही बचे चरणदास महंत जी की वाइफ, नहीं तो 29 सीटें भाजपा के खाते में। ये दुर्भाग्य। सर, मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गई है मध्य प्रदेश में, जनता से डिस्कनेक्ट हो गई है। चास रचा गया है, जनता का आशीर्वाद हमको मिला है और 29 की 29 सीटें हम जीते। राजगढ़ में भी दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ने गए, खूब उन्होंने लोगों को कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन उनके छल को, उनके फरेब को, उनके वास्तविक चरित्र को जनता जानती है, इसलिए दिग्विजय सिंह जी को भी नकार दिया। और जहां जीतू पटवारी जी कांग्रेस के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष हैं, वो खुद चुनाव हार गए थे, विधानसभा का चुनाव हारे, वो प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में पहला चुनाव हुआ, बुरी तरीके से कांग्रेस पराजित हुई। 61% से ज्यादा प्रतिशत लेकर के भारतीय जनता पार्टी जीती और लगभग बहुत नीचे 32-33% पर कांग्रेस सिमट गई है। अब उनको आत्मावलोकन करना चाहिए, वो अध्यक्ष रहेंगे अथवा नहीं। आप दूसरी बात करते हैं कि केवल कोरी बातें करने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते, फिर करेंगे चर्चा आगे भी। तो आपको बता दें, अजय धवले प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंबिका शर्मा कांग्रेस से और विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय धवले जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, और देखा जा रहा है कि दिल्ली में जो है वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? लेकिन अवजीत जी, ये कांग्रेस का वैसे तो अंतर्गत प्रश्न है, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारी उनको यही सलाह है कि एक ऐसे नकारा नेतृत्व ने, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस 29 की सीटें मध्य प्रदेश में पहली बार हारी है,
मुझे लगता है एक बार आत्ममंथन होने की आवश्यकता है, एक आत्मचिंतन होने की आवश्यकता है कि क्या ऐसा व्यक्ति फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनने के लायक है। जो व्यक्ति खुद का विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सका, उसको कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ये उनका संगठन का अंतर्गत विषय था। लेकिन जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता विहीन हुई है, जिस प्रकार से कांग्रेस नेता विहीन हुई है, जिस प्रकार से कांग्रेस नेतृत्व विहीन हुई है, जिस प्रकार से कांग्रेस नीति विहीन हुई है, ये अपने आप में एक अपनी बानगी है कि मध्य प्रदेश में विपक्ष इतना कमजोर कभी भी नहीं रहा। जो अजय सिंह राहुल भैया जो विषय उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर उस विषय का उनके संगठन को या गांधी परिवार को एक बार बैठ के विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो हमारी अपेक्षाएं ये है सत्ताधारी दल होने के नाते और यहाँ का एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते कि एक मजबूत विपक्ष हो, मजबूत के विपक्ष के नेता हो, ना कि ऐसे विपक्ष के नेता हो जो अपनी पार्टी को तेल के लिए भेजने की बात करते हैं, ना कि ऐसे नेता हो जिनके कार्यकर्ता या उनके विधायक जब पार्टी छोड़ के जाते हैं वो उसका भी संज्ञान नहीं लेते। तो मुझे लगता है सबसे अगर खराब कार्यकाल किसी कांग्रेस के अध्यक्ष कर रहा है मध्य प्रदेश के इतिहास में कांग्रेस पार्टी के, तो वो जीतू पटवारी जी कर रहा है। और ये सब होने के बाद भी एक विनम्रता आती है कि अगर आप चुनाव हार गए तो विनम्रता के साथ में हार को स्वीकार करने की आवश्यकता, विनम्रता के साथ में आत्ममंथन करने की आवश्यकता होती है, विनम्रता के साथ में अपने कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट करने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये सब छोड़कर जीतू पटवारी जी जिस प्रकार का उत्साह मना रहे कांग्रेस की 99 सीटें आने का, ये तो अलग ही प्रकार का देखने को मुझे लगता है। इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। जब आपने मध्य प्रदेश में ऐसा स्ट्राइक रेट दिया जहां आपकी एक भी सीट नहीं आई है, आप विधानसभा का भी आकलन कर लिया जाए तो लगभग अब कांग्रेस कितनी सीटों पे सिमटेंगी वो एक अपने आप में वानगी है। लेकिन अब हास्यास्पद ये है कि आप मिठाइयां बांट रहे हैं, आप उत्साह मना रहे कि कांग्रेस की 99 आ गई। अरे भाई, आपके नेतृत्व को ये सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, हम लोगों के लिए तो अच्छा ही है कि ऐसा कांग्रेस का नकारा नेतृत्व रहेगा, तो हम लोगों को तो और मेहनत कम करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन लोकतंत्र ये कहता है कि एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है जो अपनी बातें उठाते रहे, बार बार सत्ता पक्ष को जनहित के मुद्दों से परिचित कराते रहे। लेकिन जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ये होते दिखा नहीं। चलिए, बिल्कुल। अंबिका जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से बैठक बुलाई गई और वर्किंग कमेटी की बैठक में जयराम रमेश ने भी जो है जांच की बात की है, तो क्या लगता है इस जांच से किस पर जो है आंच आ सकती है मध्य प्रदेश में? जी अंबिका जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ विनोद मिश्रा जी भी जो है वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से बैठक की गई है, बैठक में जो है चिंतन मंथन भी किया गया, क्या लगता है जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आए, जयराम रमेश ने खुद ये कहा है कि जांच होनी चाहिए, क्या कुछ कारण मानते हैं आप कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हार को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से हमारे परिणाम नहीं आ रहे हैं। अगर कोई देश प्रदेश है तो हम लोगों को बड़े परिणाम मिले हैं। हम 100 के लगभग पहुंच गए हैं, लेकिन मध्य में हमें पूरी निराशा मिली है। तमाम वजह रही है, सत्ता का दुरुपयोग रहा है। अंबिका जी, आपके पास भी आएंगे। सबसे पहले विनोद जी से सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी विनोद जी, यह कहना कि कोई विशेष बैठक है, हार की समीक्षा के लिए बैठक है, ये ना कह के ये मानिए आप कि चुनाव के बाद की समीक्षा है और जब भी वोट अधिक मिलते हैं या कम मिलते हैं तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक संगठन उसकी समीक्षा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उन कमियों को दूर करते हैं। तो चूंकि राजनेता जो हैं इस तरह के बयान देते हैं कि जांच होनी चाहिए, जांच जैसा शब्द ना मान करके उसे आप कहिए कि समीक्षा होनी चाहिए। और वास्तव में कोई हार या जीत किसी प्रदेश अध्यक्ष की ना हो करके उस प्रदेश में रहने वाले सभी नेताओं की है। और उस पर यह विश्लेषण होना चाहिए कि जो छत्रप थे कांग्रेस के अपने अपने क्षेत्रों के, उन्होंने वास्तव में योगदान दिया या पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है केवल कांग्रेस अध्यक्ष के भरोसे छोड़ दी। इस तरह की जांच होनी चाहिए। हो सकता है जयराम रमेश जी का आशय यह हो कि हर कार्यकर्ता की जो योगदान है और जो कार्य की शैली है उसकी जांच होगी।
चलिए, बिल्कुल हमारे साथ अंबिका शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। अंबिका जी, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बैठक की गई है, बैठक में वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे थे, आखिर क्या कुछ कारण निकलकर सामने आए हार को लेकर मध्य प्रदेश में दल बदल इसका कारण माना जाए या फिर अंतर्कलह? देखिए, हमारे यहाँ चुनौतियों में चुनाव हुआ है, उन तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए और संघर्ष करते हुए हम लोग न केवल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, बल्कि शासन प्रशासन से चुनाव लड़ रहे थे, ईडी, इनकम टैक्स, IT और CBI से चुनाव लड़ रहे थे। इस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा था, लोगों के जा रहे थे, तो एक निराशाजनक परिणाम हमारे सामने आया। लोकतांत्रिक तरीकों का पूरा प्रयोग इन्होंने किया। अब राजसभा या हार का तो हमारा हाईकमान इस क्षेत्र इसको गंभीरता से विचार कर रहा है और उन्होंने प्रदेश के नेताओं को दिल्ली बुलाया था। दिल्ली में गंभीरतापूर्वक इस बात पर चर्चा हुई कि मध्य प्रदेश में हम लोग इतनी बुरी तरह से हारे हैं, उसकी जिम्मेदारी लोगों की है। तो हमारी पार्टी उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी तय करने जा रही है जो इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है। पार्टी का परफॉर्मेंस निश्चित रूप से अपेक्षाकृत ठीक नहीं रहा तो ये चिंता का विषय है, लेकिन हमें कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं। हमारा हाईकमान इतना मैच्योर है, हमारे खड़गे साहब इतने मैच्योर और अनुभवी नेता है, हमारे सोनिया जी, राहुल जी और तमाम वरिष्ठ नेता इस पर विचार कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में एक नया और बिल्कुल ऊर्जावान आपको टीम मिलेगी और हमारे पटवारी साहब ने अपनी क्षमताओं से भी परे जाते पूरी ध्यान लगा दी। परिणाम नहीं आ रहा है तो जनादेश से वो स्वीकार है, विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। हम लोग अपनी डेंगे थोड़ी मारते हैं, हम लोग ऐसा थोड़ी है कि अयोध्या हार गए और फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे। यूपी में इतनी बुरी हालत इनकी हो गई है, नाम का इन्होंने चुनाव लड़ा और फिर भी राम से ही वहां अयोध्या से अवध से चुनाव हार गए, फैजाबाद से चुनाव हार गए, चित्रकूट से चुनाव हार गए। कुल मिला के हम आपसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता ने और भारतीय मतदाता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। हम 50 से 100 पर पहुंचे हैं, 303 पर 240 पर आ गए हैं। इससे साफ जाहिर है जनता का आशीर्वाद किसको मिला है, इनको तो बहुमत ही नहीं मिला है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ अजय दवे जी भी जुड़े हैं। अजय जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के साथ साथ ईडी, आईडी के साथ भी जो है कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कांग्रेस अपने पिछले 2014, 2019 और 24 के चुनाव की अपनी सीटों की टोटल कर ले 193 के आसपास सीटें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी को उससे भी अधिक सीटें एक लोकसभा चुनाव में मिली है। कांग्रेस की दुर्गति यह हो गई है कि इनकी आज स्थिति यह हो गई कि हम भले फेल हो जाए तो चलता है, लेकिन पड़ोसी का बच्चा जो है वो मेरिट नहीं आना चाहिए, ये स्थिति कांग्रेस की हो गई। आप अपनी हार का जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार अपने नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। आपको इस बात पे अगर खुशी मनानी है तो हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि एक विकसित भारत के प्रति संकल्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में है कि पहली बार कोई व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में इलेक्टेड हो रहा है। नेहरू जी 2 बार हुए थे, 1 बार सिलेक्ट किए गए थे, 2 बार इलेक्टेड थे, 1 बार सिलेक्टेड थे। तो मुझे लगता है देश आज आपको जान रहा है। आप 15 वर्षों के कार्यकाल में जब आप सिर्फ अपनी 50 सीटें बढ़ा पा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों से जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास खुद की 240 सीटें हैं, गठबंधन की 292 है। 2009 में आपने गठबंधन की अलायंस की सरकार बनाई थी, पूरे गठबंधन को 265 सीटें थी, इनके यूपीए 2 को, यूपीए 1 तो उस समय कम था, 205 सीटों पे यूपीए 1 बना था। तो मुझे लगता है इस प्रकार का आंकड़ों में कि हम 50 से 100 हो गए, इसमें जश्न मना कीजिएगा कि आप फिर से 5 साल विपक्ष में बैठने वाले हो, इसमें आत्ममंथन होने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेतृत्व के दम पे, अपनी नीति नेतृत्व, इन सब के वजह से पुनः आपको जो 2029 के लोकसभा चुनाव होंगे हम बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे इस बार हमारे फुटप्रिंट ओडिशा में बढ़े, इस बार हमारे फुटप्रिंट हम लोगों ने तमिलनाडु में वोट शेयर अच्छा प्राप्त किया है, केरला में पहली बार हमारी सीट एक आई है, हमने आंध्रा में अच्छा किया, हमने तेलंगाना में अच्छा किया। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो ये आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी है, आज उत्तर भारत, दक्षिण भारत सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने
अपना वजूद बनाया है और हमारे संगठन की शक्ति की वजह से, कार्यकर्ताओं की शक्ति की वजह से ये जो सबसे पुरानी पार्टी थी आज जो 2 सीटें भी प्राप्त नहीं कर रही है। तीसरा ऐसा जनरल इलेक्शन है जहां कांग्रेस 3 डिजिट में इनके नंबर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये खुशी मना रहे हैं। और ये बात जो कह रहे हैं कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी आ गई, मुझे लगता है कंपैरेटिवली अयोध्या की जिस प्रकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो समूचा विपक्ष इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में लड़ा, चाहे अयोध्या की बात कर रहे हैं, हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, हम वाराणसी की बात कर लिए, 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में डिफरेंस इतना है कि हमको हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये पूरे विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ा और एक कैंडिडेट देना पड़ा। लेकिन ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की हार देश के लिए एक अपने आप में जागरूकता का विषय है कि किस प्रकार से विरोधी विकसित भारत के संकल्प वाले पार्टी के लिए, एक हिंदुत्व की राह पर चलने वाले, सनातन की रक्षा करने वाले दल को हराने के लिए विपक्षी एक हो जाते हैं। ये देश में देखा है। बिल्कुल, हमारे साथ अंबिका शर्मा जी भी जुड़े। अंबिका जी, जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि कांग्रेस हार पर भी जश्न मना रही है, क्या कहेंगे इसे लेके? देखिए, इन्होंने सपना देखा था कि हमारी फर्स्ट डिवीजन आई, इनकी तो सप्लीमेंट ले आ रही है और देश में अब ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये घोषित प्रधानमंत्री है, 2 अघोषित प्रधानमंत्री है। इनके प्रधानमंत्री भी मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है, मजबूत प्रधानमंत्री है और रिमोट सत्ता नायडू के हाथ में रहेगा। अब इनका जो विपक्ष है 400 पार का, वो भी देख लिया सबने, 200 के आसपास रह गए, 240 के आसपास रह गए हैं। और जो प्रधानमंत्री का विश्वासकार होता है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, वो तार हो गया है। अब मंत्रिपरिषद का निर्माण तो पहले से हो रहा है, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, जिनकी 2 सीटें आई हैं, वो लोग लिस्ट लेके पहुंच गए। ये वो जो लोकतंत्र की मर्यादा थी, जो लोकतंत्र की एक पवित्रता थी, वो इन्होंने खंडित कर दी। इनको जनादेश खंडित मिला है, वो तोड़ करके सरकार बनाने में कामयाब हो गए हैं। भगवान करे ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं में रहते हुए सरकार चलाएं और देश इतना विकास करेगा। हमें नहीं लगता है कि मैंने ऐसी कमजोर सरकार के रहते हुए देश अपेक्षित विकास कर सकता है, क्योंकि हमेशा हर समय इनके ऊपर तलवार लटकती रहेगी। इनको तो मिजाज साधना पड़ेंगे, इनको तो मजबूरी में उनकी बात मानना पड़ेगी, नहीं अल्पमत में आ जाएंगे। हमारा विपक्ष बहुत मजबूत है और इनकी हर बुराई पर निगाह रखेगा, इनको विवश करेगा इस बात के लिए कि आप जज्बाती मुद्दे ना उठाए, बुनियादी मुद्दों को आप पूरे करें, लोगों की जो जन समस्याएं हैं, लोगों की मूलभूत समस्याएं, उनका निराकरण करें, देश में अच्छे अच्छे कार्यक्रम लाए, अच्छी अच्छी नीतियां लाए। अब मंदिर और मस्जिद के मुद्दे देश में चलने वाले नहीं है। अब नौजवानों के भविष्य के बारे में आप सोचें, किसानों की आय के बारे में आप सोचें, व्यवसायियों के रोजगार के बारे में सोचें। आप चंद झंडा सेठों के बारे में ना सोचें। आपको आते 16 लाख करोड़ रुपए उनकी तिजोरी में रख दिए थे, ये नहीं होगा। नौकरी की तरफ आपको देखना पड़ेगा, आपको जनता जनार्दन की तरफ देखना पड़ेगा, आपको निश्चित रूप से बड़ी ईमानदारी से सत्ता का संचालन करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो हम लोग इसमें मजबूर हैं कि आपको मजबूर करके। विनोद जी, आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस 99 पे, लेकिन उसके बाद भी जो है आपको बता दें कि जिस तरीके से आत्ममुग्ध नजर आ रही है, क्या कहेंगे इसे लेके? देखिए, आत्ममुग्ध तो नहीं कहेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव से यदि कभी सीटें बढ़ती है और सदन में हम ताकतवर होते हैं तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी ताकत बढ़ाई है। ये अलग बात है कि कालांतर में हमारी सीटें परंपरागत तरीके से जो बढ़ती थी वो घट गई हैं, लेकिन इसके साथ आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी उस ताकत के साथ सरकार के उन एजेंडों को, उन कार्यक्रमों को जिसे हम राष्ट्र के खिलाफ या जनता के विकास के खिलाफ मानते हैं, उसमें जब तक सदन में खड़े होकर के प्रॉपर तरीके से हम अपनी आवाज रख करके यह नहीं बताएंगे कि यह जनता के लिए आवश्यक नहीं है, चाहे वो कंपनी के चंदे के मामले हो, चाहे युवा के बेरोजगार के मामले हो। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस या इंडी गठबंधन को आगे आकर के विचार करना चाहिए कि हम जिस तरह से भी जनमत दिए
हम अपने जनमत को चलिए जीत का सही सामने निकलेगा। जी चलिए, जो है अब हम आना चाहेंगे अजय धवले जी। आप जिस तरीके से अंबिका जी के सवाल का जवाब देना चाह रहे थे, जल्दी से दे दीजिए। जी अंबिका जी को ये पूछ लीजिए कि 2009 में और 2004 में जब आपकी सरकार पूरी तरह से अलाइंस पर डिपेंडेंट थी, आपके गठबंधन के साथियों पर डिपेंडेंट थी, 2009 में इनकी 245 सीटें थी कांग्रेस की, और हम बात कर लेते हैं 2004 की, तो नहीं 145 और 205 सीटें थी। अब जब कांग्रेस का सरकार 10 वर्ष तक के चल गई गठबंधन की, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अलाइंस पर डिपेंडेंट है, मुझे लगता है देखिए विपक्ष में रहते हुए हम लोगों ने बहुत बार विपक्ष की राजनीति कर लिए, जनहित के मुद्दे उठा लीजिए। कांग्रेस भी सरकार ना बन पाने का दुख मनाने की बजाय एक विपक्ष की भूमिका निभाए और गठबंधन कैसे नहीं चलेगा इस पर विचार करना छोड़ दे, क्योंकि गठबंधन के जिस प्रकार से आपने एनडीए की कल एनडीए संसदीय दल की बैठक में आपने चंद्रबाबू नायडू जी हो या नीतीश जी हो, उनके भाषण सुने होंगे, वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का विश्वास रख रहे हैं, विकसित भारत के लिए जिस प्रकार से कृत संकल्पित है, और पूरा गठबंधन अजय जी आपको रोकना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी क्या गारंटी है कि नीतीश जी पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि लगातार देखा गया है, अगर इतिहास को पलट के देखा जाए तो लगातार वो जो है दल बदल करते रहते हैं। देखिए तब उसके बाद भी आप, मुझे लगता है आंकड़ों का आप खेल देख लेंगे, एनडीए 293 के आसपास है, और इस प्रकार की बातों को अगर मीडिया, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और नीतीश जी ने खुद ये क्लियर कर दिया कि देश ब्रेकिंग न्यूज से दूर करेगा, देश विकसित भारत हेतु कृतसंकल्पित हो गया। पुनः एक बार ये पूरा इंडी गठबंधन जो एक अकेले भारतीय जनता पार्टी के एक जो हमारा विकसित भारत का संकल्प था, जो सनातन रक्षा का संकल्प था, जो इस देश के गौरव, सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित करने का संकल्प था, उसे रोकने के लिए इकट्ठा हो गया। उन्हें आज फिर से देश ने विपक्ष में बिठाया है, वो 5 वर्ष विपक्ष में बैठे, फिर से मेहनत करे, 2029 के चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी, यही एनडीए इस समूचे एनडीए के साथ में लड़ेगा। चलिए अंबिका जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने सुना कि अभी अजय जी कह रहे थे कि विपक्ष में रह के विपक्ष की भूमिका जो है निभानी चाहिए और जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, इसे लेके क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हम सत्ता के लिए लालायत नहीं है, हम पूरी तरह से विपक्ष में अपनी भूमिका समझते हैं और बड़ी ईमानदारी से उस भूमिका को निभाएंगे। लेकिन हम इनको याद दिलाना है अजय जी को कि इनके माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री महोदय, तत्कालीन गृह मंत्री महोदय, बिहार में एक आम सभा में कहा था कि नीतीश बाबू के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए, और पब्लिकली कहा था, पब्लिक मीटिंग एड्रेस करते हुए कहा था, और फिर इसके बावजूद भी नीतीश बाबू को उन्होंने ले लिया। अब इस बात की क्या गारंटी है कि नीतीश बाबू कल पलटी ना मार दें और चले जाए वहां पर, तो इनकी सरकार ऐसे हो जाएगी नहीं हो जाएगी। चंद्रबाबू नायडू भी चले के अलायंस में थे, इसके बाद इनको छोड़ के चले गए थे। तो ये सारे के सारे जो पुराने अपने अनुभव हैं उसके आधार पर जनमानस कहता है और ये संदेह है कि ये सरकार स्थायी सरकार नहीं करने वाली। दूसरा सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि हम केवल 2 सीटों से यहाँ आ गए, तो हमारी कांग्रेस पार्टी 99 से क्या 350 पर नहीं पहुंच पाएगी? मैं भी अब आप ऊपर गर्व करते हो तो हम 99 पर गर्व नहीं कर सकते। और हमारा ऊर्जावान नेतृत्व है, संघर्ष है, इस परिवार में शहादत का परिवार है, 2 लोगों ने शहादत दी है, देश की सेवा, देश का विश्वास के साथ खड़ा हुआ है वो परिवार, और वो कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा संघर्ष किया है लोकतांत्रिक मूल्यों को बताने के लिए, देश को बताने, तो सरकार में खड़ाएंगे, पूरी तरह आशा करते हैं। और अभी हम समझे पूरी तरह से हम लोगों ने कमर कस लिए, 5 साल तक हम संघर्ष करेंगे मध्य प्रदेश में, सरकार की जो बुराइयां हैं उनको पब्लिक वक्त पर लाएंगे, और सरकार की हम नींद हराम कर देंगे जब तक ये लोग ठीक ढंग से सरकार नहीं चलाएंगे। चलिए बिल्कुल अजय जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर जो है हम विनोद मिश्रा जी के पास भी आएंगे। कहना नवनीत जी कि जो पार्टी, जो गठबंधन एक गठबंधन में से लोकसभा चुनाव में एक राज्य में साथ थे, दूसरे में विरोध में चुनाव लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, और अब ये खुद चुनाव होके 4 दिन नहीं हुए रिजल्ट आकर, अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं रहेंगे, उधर कांग्रेस कह रही है कि अब हम हरियाणा में और
आम आदमी पार्टी के साथ में कोई गठबंधन नहीं रहेगा, तो इस प्रकार की राजनीति कर रहे हो और ये भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन दल की बात बता रहे हैं। अरे आप सत्ता के लिए एकत्रित आए थे, सत्ता नहीं मिली तो किस प्रकार की स्थिति हो गई है, किस प्रकार से एक दूसरे के विरोध ध्यान दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को आपसे गठबंधन के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है। आज भी देश में सबसे पुराना गठबंधन अगर कोई है तो वो एनडीए है। 30 वर्ष से ये लगभग गठबंधन चल रहा है। आदरणीय श्रद्धेय अटल जी के समय ये स्थापित हुआ था, पर आज भी अनडाउटेडली चल रहा है, अनबिटनली चल रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस अपने गिरेबान में जाके अपनी राजनीति करे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार हो, देखिए हमें जब पूर्ण बहुमत था तब भी हमने गठबंधन की सरकार चली। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 282 थे तो भी गठबंधन की सरकार थी, 303 थे तब भी गठबंधन की सरकार थी, तब भी हमारे अलायंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य हुआ करते थे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने अलायंस का सम्मान किया है। इस प्रकार की दोगली राजनीति और वादा खिलाफी विश्वासघात का इतिहास कांग्रेस बार विनोद जी आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि गठबंधन की सरकार का आगे क्या कुछ भविष्य नजर आ रहा है आपको? देखिए, अभी तो वर्तमान में गठबंधन की सरकार का भविष्य नजर आ रहा है और मुझे ये नहीं लगता कि अभी 4-6 महीने में कोई टूट होने की संभावना है। लोग अनावश्यक रूप से नीतीश कुमार जी के पुराने रिकॉर्ड के आधार पे ये कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी टूट सकते हैं, लेकिन यदि नीतीश कुमार जी को उनकी मनमानी पोर्टफोलियो के विभाग मिलते रहेंगे और उनकी सुझाव माने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की कोई गलती करके भारत सरकार के जो सहभागी है उससे हटेंगे। क्योंकि यदि ये हट भी जाते हैं तो जैसा हमारे देश का राजनीतिक इतिहास है तो हो सकता है सरकार में रहने वाले संगठन इंडी गठबंधन से ही तोड़ ले और कुछ भी कर ले। तो ये इस चीज को नीतीश कुमार भली भांति समझते हैं। तो वर्तमान में तो गठबंधन सरकार चलने की पूरी संभावनाएं हैं। चलिए, बिल्कुल आप सभी मेहमानों का जो है जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस की हार को लेकर बैठक की गई है जिसमें चिंतन मंथन भी किया गया है, क्या कुछ कारण है इसकी जांच का विषय भी जो है निकल कर सामने आया है। जांच का विषय है ऐसा जयराम रमेश ने भी कहा है। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।